2024 के आते आते चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी या यह फॉर्मूला विपक्ष के लिए उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीट शेयरिंग पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन शुरुआत पहले बेहद कुछ खास बयानों के साथ कर रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मजबूत हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन न केवल दिल्ली में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंडिया गठबंधन की दिल्ली की सीट शेयरिंग की बातचीत लगभग एक निष्कर्ष पर पहुंच गई है। जब से कल शाम से और आज सुबह से मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि सीट शेयरिंग तकरीबन फाइनल है, सीट शेयरिंग किसी भी समय अनाउंस हो सकती है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार विपक्षी फॉर्मूला क्या कुछ टेबल पर लेकर आया है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण खबर जहां पर 5 राज्यों में गठबंधन की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि पंजाब में अब आप और कांग्रेस चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट और कांग्रेस का जो फॉर्मूला है वो भी केरल में लगभग सामने आ रहा है। केरल में अकेले अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में यहां पर एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो इंडिया अलायंस में गठबंधन के साथ बनी रहेंगी। इसके अलावा अब सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य, सीटों के मामले में सबसे ज्यादा सीटें 80। यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। बाकायदा औपचारिक ऐलान हुआ। 17 और 63 का फॉर्मूला निकलकर सामने आया। सपा 63 सीटों पर तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इधर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें गई हैं चुनाव लड़ने के लिए। गुजरात की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ये खबर तस्वीर सामने आई है कि गुजरात की यहां पर 26 सीटों में कांग्रेस 24 तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, कांग्रेस अब 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, आम आदमी पार्टी 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट, और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी गई है। उसी तरह बिहार की बात करें तो 3 तारीख का सबको इंतजार है, जब 3 को ऐलान हो जाएगा कि आरजेडी, कांग्रेस और जो बाकी अन्य दल हैं किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और वहां की सीटें हैं उस पर तस्वीर किस तरह से साफ होगी। तो अब महज इंतजार है, देखना बेहद खास है कि आखिरकार किस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित होकर चल रही थी कि अंतिम कांग्रेस, आप और बाकी इंडिया अलायंस के घटक दलों की सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अब पल पल तस्वीर बदल रही है। वाद संवाद के बीच सीधे सीधे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। किस तरह से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा की। 2014 हो 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर, लेकिन यहां पर अब तस्वीर बदली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेगी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, देखना बेहद खास। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिससे हम आपको रूबरू करवा दें, उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इंडिया की नीति से अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदलेगी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस आपके गठबंधन के बाद क्या अब चुनाव 24 की तस्वीर बदल जाएगी? एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का कैंपेन चलाकर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई और उसके बाद से मुख्य धारा में है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना पड़ रहा है? अलावा आम आदमी पार्टी की जो नेता है, कैबिनेट मंत्री है आतिशी, कहती नजर आई कि जैसे ही नंबर निकलकर सामने आए
फोन कॉल्स आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि गठबंधन से अलग हो जाओ, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को जल्द नाप दिया जाएगा। अब कौन है जो इस गठबंधन ना करने की धमकी दे रहा है? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल कि 2024 के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का प्लान अब आगे कितना विस्तार लेता हुआ नजर आएगा। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके बाद मध्य प्रदेश, कौन से राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले की तस्वीर बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तो लगातार रोज बैठकें चल रही हैं और बैठकों के बाद सीट शेयरिंग पर एक एक करके तस्वीर स्पष्ट होती नजर आ रही है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस प्रवक्ता विशाल कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत विशाल आपका भी। कुछ ही देर पार्टी से एडवोकेट बबीता अलावा जुड़ेंगी। शुरुआत विशाल आप ही से कर रहा हूं। अब कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में लीड करते हुए इंडिया अलायंस को लेकर आगे बढ़ी है, कहीं कॉम्प्रोमाइज भी नजर आ रहा है, कहीं पॉलिटिक्स भी नजर आ रही है, लेकिन क्या कार्यकर्ता के तौर पर आम आदमी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लग चुकी है कि भाई जो नंबर बांट दिए गए हैं उसी हिसाब से अब आगे बढ़ना है, या संभावनाओं का द्वार अब भी खुला है? कुणाल जी आपका धन्यवाद। कुणाल जी, ये तो समझना चाहिए और भाजपा के नेता कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री जी को भी समझना चाहिए, जो लोग बात छोड़ रहे थे कि इंडिया गठबंधन नहीं होगा, ये लोग आपस में बिखर जाएंगे, कुछ नहीं, सबसे सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में हुआ। बताए एनडीए में सीट बंटवारा क्यों नहीं हुआ? ज्यादा बातें बनाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो सकता है, वो हो सकता है। हमने उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले करके दिखा दिया जी। बंटवारा में कितने पास राज्य भर को देगा? उनके पास है ही नहीं। कुछ दिन रुक, खंड, बंगाल, हर राज्यों के तमाम सीट बंटवारे और चुनाव भी जीत जी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि बीजेपी को कहते हैं क्या परेशानी है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इंडिया अलायंस का नेतृत्व करती नजर आ रही है, अब सीट शेयरिंग के नंबर भी निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर आप टिके रहेंगे या फिर यहां पर अभी भी संभावनाओं का जो द्वार है वो खुला हुआ है? क्या इसके बाद भी कोई संभावना बचती है कि नहीं आगे पीछे होगा? पार्टी सभी राज्य के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जहां हमारा कैंडिडेट होगा वहां अपना सिंबल पर चुनाव लड़वाएंगे, और जहां हमारे गठबंधन के सहयोगी का कैंडिडेट होगा उनको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है ना विशाल कि आपने आम आदमी पार्टी से पंजाब और दिल्ली में गठबंधन तो कर लिया, लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2012-13 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर सबसे पहले झंडा आप ही के खिलाफ खोल दिया था। शीला दीक्षित को जेल के अंदर डालने की बात कही थी, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था बकायदा, और मुझे अभी भी याद है कि 2013 में किस तरह से 25,000 वोटों से चुनाव हराकर कहा गया था कि भाई पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने दगाबाज भ्रष्टाचारी नेता हैं उन सबको सजा दिलाई जाएगी। क्या मजबूरी है कि जो पार्टी आपके खिलाफ लड़कर अस्तित्व में आई, आप उसी की गोद में जा बैठे हैं? कुणाल जी, यही सवाल आप भाजपा के मित्रों से पूछ सकते हैं। क्या क्यों जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ा, अशोक चौहान जी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, हेमंता विश्व शर्मा को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। अरे सर, उसकी तो लंबी फेहरिस्त है, चाहे अशोक चौहान हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, माणिक शाह हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, सभी हो, वो सभी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में थे। आज वो उनका वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। सवाल का उत्तर जवाब होता है, सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता। सवाल सुनिए, जवाब सुनिए। वही बात आप महाराष्ट्र में पूछिए, जब एनसीपी को तोड़कर एनसीपी के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाता, कौन नेता कौन कब क्या किया, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। जब जैसा परिस्थिति होता उस तरह के लोग बात करते हैं। तो बताइए बीजेपी आज क्यों हेमंता विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए? उसी हेमंता के खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ती थी। तो वही तो था ना कि संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। इसीलिए आप अब देखिए ना, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि भाई सबका स्वागत है जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अशोक चौहान जी को राज्यसभा किसने भेजा? इस पर तो आप कभी सवाल नहीं करते हैं। अरे सर, क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? बिल्कुल सवाल उठाएंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता एडवोकेट बबीता अलावा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी आपका। राजकुमार कहा जाता था, मैं आऊंगा सर। अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना दिए। विशाल जी मैं आऊंगा। आप करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अरे सर, आप भाजपा करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अब ये तो आप ही के शब्द है ना, अब आप ही के शब्द हैं।
अब जब ऐसी आप बात करेंगे तो उसके बाद फिर चौपाइयां आपके खिलाफ भी उठाई जाएंगी कि वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। आपने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आज इसके साथ है ना। बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया मैम आपका। आम आदमी पार्टी अब सीधे सीधे गठबंधन के बैनर तले पंजाब से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर गुजरात तक चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। कितना मजबूती के साथ ये लोकसभा चुनाव 2024 आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, कौन है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकी दे रहा है कि गठबंधन से अलग हो जाओ, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को जल्द नाप दिया जाएगा। देखिए, ये धमकी बीजेपी द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा दी जा रही है और ये इतना डर चुके हैं गठबंधन से कि बार बार ईडी और सीबीआई की धमकी हमें दी जा रही है। अभी अरविंद केजरीवाल नोटिस इन्होंने इशू किया है ईडी, और हमें यह भी पता लगा है कि सीबीआई के द्वारा भी इन्होंने तैयारी कर ली है 41 सीआरपीसी का नोटिस देने की, जिसके तहत ये इनको अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। तो अब गठबंधन की जहां तक बात है, उसमें अब आपने मेयर इलेक्शन में देख ही लिया, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, कि किस तरीके से एक तरफा जीत हुई है गठबंधन की, और इसी तरीके से गठबंधन के द्वारा सारे देश में इलेक्शन लड़ा जाएगा और इसी तरीके से हर जगह मजबूती से हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। शुरुआत में कहा जा रहा कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा के लिए तो ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा चुनाव का ऐलान कर चुके कि भाई जब चुनाव होगा आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब यह स्ट्रैटेजी कुछ समझ में नहीं आई कि विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगे लेकिन लोकसभा चुनाव में एक साथ होंगे, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब लोकतंत्र खतरे में आ चुका है और बीजेपी इतनी ज्यादा तानाशाह हो चुके हैं, बीजेपी की पार्टी और मोदी जी इतना ज्यादा तानाशाह हो चुके हैं कि अब हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए एक गठबंधन बनाना पड़ा और सब पार्टियों को इकट्ठे होके ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से ये ईडी सीबीआई की धमकियां देके बार बार हमें धमका रहे हैं, डराना चाहते हैं कि आप गठबंधन से दूर हो जाइए, गठबंधन में इलेक्शन नहीं लड़िए, ताकि ये हम डर जाएं। लेकिन कभी भी केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इनकी गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। चाहे ईडी चाहे सीबीआई किसी को भी आम आदमी पार्टी के लिए, केजरीवाल जी के लिए ये उनको तैयार कर दें, लेकिन हम कभी भी इससे ना डरेंगे और ना ही कभी पीछे हटेंगे। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी पिछड़ चुकी है, इंडिया अलायंस में सारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, एनडीए की स्थिति क्या है कुछ अता पता नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो आम आदमी पार्टी उठा रही है कि भाई बीजेपी धमकी दे रही है कि भाई गठबंधन से पीछे हट जाओ नहीं तो आपको नाप दिया जाएगा, सीबीआई और ईडी छोड़ दी जाएगी। बिल्कुल, ये तो मैं आऊंगा विशाल जी, मैं आऊंगा सर, प्लीज ओपनिंग कमेंट ले लूं। कितने बड़े बड़े नेता मैं आऊंगा बबीता जी, अरेस्ट किया है और केजरीवाल जी को भी 7वां सम्मन इन्होंने अभी नोटिस भेज दिया है। एक बार में भी अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हुए, ये भी हमें देखना होगा ना। भेजने की तैयारी इनकी चल रही है और ये कहा जा रहा है लगातार तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं हेमंत सोरेन की परिपाटी पर तो नहीं चल रहे कि जब तक 10 सम्मन नहीं आ जाएंगे तब तक पेश नहीं होंगे। मैं आऊंगा मैम, एक एक करके, एक सेकंड विशाल, ओपनिंग कमेंट ले लूं। अश्विनी शाही जी, आपका स्टेटमेंट। भ्रष्टाचारी हैं, सब एक एक करके नापे जाएंगे, वो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये है कि हर व्यक्ति आता है और ये कह के चला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर वही जो है अदालत चली जाती है और कहती है कि सबूत पेश करो, अदालत कहती है सबूत पेश करो, तो ये जो है बाथरूम में छुप जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, सम्मन लेने नहीं आते हैं। इन लोगों के पास आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है। भाई अगर नहीं है, आप चोर नहीं है, आप भ्रष्टाचारी नहीं है, तो आप आइए सामने आइए, जवाब दीजिए। अगर आपके मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचारी नहीं है, डुग्गू के उससे झुंझुना मिला था, तो क्यों नहीं जमानत हो रही है भाई? संजय सिंह की जमानत क्यों नहीं हो रही है? सत्येंद्र जैन अगर बीमार ना होते तो उनकी जमानत नहीं होती, उनके मेडिकल ग्राउंड पे जमानत थी। तो ये भ्रष्टाचारियों की एक जमात है और ये सारे जो आज इंडिया अलायंस में है, 18 दल मिलकर गोस्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारकर भगाया कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, वो बेहतर काम कर रही है। चंडीगढ़ चुनाव में मार दिया। अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? चंडीगढ़ चुनाव में पूरे देश ने देखा है कि ओपनिंग कमेंट ले लीजिए ना, फिर हम ओपनिंग इलेक्शन जीतना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत तरीके से बेईमानी करने की जरूरत ही नहीं थी।
बबीता जी, सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल जी जवाब देखिए, दिया मैं इस चीज किसी का से कि किस पर्सनल तरीके नहीं से हो रहा हूँ। लोकतंत्र की धज्जियां ठीक उड़ाई जा है, रही हैं, एक सेकंड बबीता जी। बोलेंगे तो बहस धीरे बबीता होगी, जी अगर एक सेकंड, उन्हें बोल लेने दीजिए ना, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैम आपकी बारी में वो बिल्कुल नहीं बोले थे। चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। और जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इतने बड़े बड़े नेताओं का पहले नाम नहीं, लिया जाता अब था। ये चीज और तो आम आदमी पार्टी पर भी बबीता जी लागू होती है। ज्वाइन कर लेते हैं तो अगर सब बीजेपी भ्रष्टाचार ज्वाइन खत्म हो करने जाता के बाद सब दूध के धुले हो गए तो ये तो फिर आप पे भी लागू हो जाता है। बिल्कुल, वॉशिंग 2013 से मशीन आपने है, तमाम जिसमें कांग्रेस जाने के नेताओं बाद को सारे सवालों के जाते हैं, कटघरे में सारे खड़ा किया था, पागल लेकिन जाते हैं आज वो इनके। सभी आपके साथ ही हैं। अब आप लोकतंत्र बचाने की मुहिम के नाम तले उन सबके साथ हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, तब यहां पर भ्रष्टाचारी का टैग नहीं हट जाएगा ना। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी एक इंडिपेंडेंट वॉशिंग मशीन है जो सुविधा अनुसार जो भी यूज की जाती बीजेपी है। के खिलाफ पार्टी आएगी कुणाल वो जी, हमारा भ्रष्टाचारी समय हो जाएगी, और समाप्त जो हो गया। बीजेपी क्या में ये शामिल हो बबीता जी जाएगा तो आकर ठीक है, भ्रष्टाचार समाप्त बबीता हो जी जाएगा। एक सेकंड, बीजेपी का तो एक ही फंडा है। मैं आऊंगा मेरा मैम। समय चल रहा है, ये बबीता लोग जी बीच में एक सेकंड दे क्यों दीजिए बोल प्लीज, रहे हैं ओपनिंग ठीक ये है। भ्रष्टाचारी दलों के आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी है, जिसका आधा मंत्रिमंडल जेल में है। और जो बीजेपी में इतने बड़े बड़े उसके प्रवक्ता भ्रष्टाचारी आकर बोल शामिल रहे हुए हैं उनके बारे आप में क्या कहना थोड़ा चाहेंगे आप? धैर्य से सुनिए। जिसको अपने बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचारों कहती के है एक कि सेकंड, इतने एक बड़े बड़े सेकंड। भ्रष्टाचार किए, अश्विनी जी और सीधा भ्रष्टाचारी स्पष्ट है। सीधा, आज अश्विनी जी बीजेपी में शामिल आप होके मेरे बड़े-बड़े सवाल का कोई जवाब GM दीजिए। बना हुआ है, कोई पहला आप MP सवाल बना का हुआ है, जवाब कोई दीजिए। पोस्ट पे बीजेपी में नहीं है वो। बबीता जी, मैं फिर ऑडियो डाउन कर दूंगा कैसे होगा? मजबूरी में। अश्विनी जी बीच में सीधा स्पष्ट बोलेगी, सवाल जो विशाल सभ्यता- उठाते नजर आए कि सभ्यता संस्कार एनडीए को अलायंस सीख के नहीं पिछड़ता आता है। नजर आ रहा है। विशाल सवाल उठाते नजर आए, एनडीए अलायंस पिछड़ता नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही, जबकि इंडिया अलायंस आगे बढ़ चुका है, सीट शेयरिंग हो चुकी है। क्या बात है? कुणाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो पैनल है आपका, इस पैनल का नाम और चेहरा एकदम से याद रखिए, और जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी इन तीनों को बुलाइएगा। मुझे लग रहा है कि ये दोनों नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष बैठेगी भागने में भाजपा और नहीं 400 होती सीट लेकर बैठेगी। भागने में भाजपा नहीं होती है, अश्विनी जी। क्योंकि भागने में विशाल यादव नहीं होता है। हारने वाले बिल में चले जाते हैं। भागने में ये लोग अश्विनी नहीं जी नहीं हो आएंगे। सकते, विशाल यादव एनडीए जो है, आगे नहीं हो सकता है। देखिए क्या ये ऐसे भाजपा नहीं बात किस हो तरीके पाएगी। से कुणाल चुनाव जी, फिर वही बात होगी ना कि क्रॉस कमेंट करेंगे तो फिर वही। भाई तो अब हमें टैग करके नहीं बोलिए, आप बोलिए ना भाई, हमें टैग करके मत बोलिए। भागने में अश्विनी शाही का नाम हो सकता है, विशाल यादव का नहीं। ठीक है, विशाल यादव और बबीता जी और अश्विनी शाही जो है किसी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्वयं आप इतने बड़े नहीं है कि आप यहाँ पर जो है आपको मैं जानता भी नहीं हूँ। आप यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को बुला लीजिएगा। फिर वही बीच बात में विशाल बोलने जी, की- ऐसे निजी बीच में करेंगे कौन तो फिर बोलता है निजी भाई? कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सर आप उस पार्टी की गरिमा बनाए रखें ना। कितने गरिमा स्टेट में होगी आपकी तो पार्टी पार्टी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। चुनाव लड़ने के बाद सरकार चला रही है, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिटिकल पार्टी को? ये कुणाल जी देखिए, अभी देश ये की जनता भारतीय जनता पार्टी को बताएगी देखिए, कौन अभी भागता इन्हीं हुआ लोगों से नजर बुलवा आएगा लीजिए। मैं और शांत किस हो जाता हूँ। तरीके से ठीक है, हमारी एक सेकंड, लोकतंत्र कुणाल की भाई, जो मैं हत्या शांत हो हो जाता हूँ, रही इन्हीं लोगों से है और बुलवाइए। बीजेपी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये उसका दोनों जवाब चोर देश की पार्टी के चोर सदस्य बैठे हैं जहाँ यहाँ आकर, यही लोग बोल रहे हैं, मैं शांत रहूंगा। ये ठीक है, भ्रष्टाचारियों का अब गिरोह सीधा ही बोले, स्पष्ट सवाल मैं शांत विशाल जी, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर, सुन लीजिए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर 4+3 का फॉर्मूला सेट हो चुका है। 2014-2019 के चुनाव उठाकर देख लीजिए, सातों की सातों सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। अब किस हिसाब से रणनीति आप बनाएंगे? अगर आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का वोट परसेंट भी हम जोड़ दें तो भी आप बीजेपी से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम 56.9% आया था, जबकि आपका टोटल 40.8% पर रह गया था। तो क्या हिसाब बनाया सर? देखिए कुणाल जी, हम इसका भी जवाब देंगे, लेकिन हमको आपसी आपत्ति है। और भाजपा के नेता इंडिया गठबंधन को इंडी बोलते तो हम समझते को हमारे प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, तो वो बोलते हैं, लेकिन आपको इंडी बोलने पे हमको सूट नहीं करता है। आप तो एंकर है, आपको इंडिया ये गठबंधन हमारे से क्या विद्वान से पूछ लीजिए, इंडी अलायंस का क्या मतलब होता है? चुप इसका जो रहिए, फिर मैं इंडिया ही बोलूंगा ना, फिर इंडिया अलायंस नहीं बोलूंगा फिर, चुप रहिए, या फिर आप उसको इंडिया अलायंस में INDIAA कर दीजिए। सुनने का क्षमता हाँ, रखिए। ठीक है। अभी तो ज्ञान दे रहे ठीक थे, है, नाम पूछ विशाल लीजिए। प्लीज इंडी प्लीज का सवाल पर ज्ञान रहिए। दे रहे थे। फिर वही हुआ ना, आप उनकी बात बारी में बोल रहे थे, वो आपकी बारी में बोल तो रहे हम भी हैं, बोलेंगे, तो हम यही भी होगा। बोलेंगे। क्यों दर्द हो रहा है? तो ज्ञान दे मैं रहे भी बोलूंगा, आप बताओ ना। अभी तो ज्ञान दे रहे थे। नहीं, ज्ञान अभी तो देना अश्विनी जी तुम ज्ञान लोगों दे के रहे बस का थे। नहीं है भाई। अश्विनी जी ये प्लीज, भ्रष्टाचारियों के अश्विनी बस का जी नहीं फिर वही बात हो है। जाएगी, अश्विनी जी वही बात हो जाएगी। इंडी का पूरा फार्म बता दें, फुल फार्म बता दें इंडी का। विशाल यादव विद्वान प्रवक्ता, अभी तो बता ज्ञान दें दे रहे इंडी थे। का पूरा फार्म। अरे भाई साहब, ज्ञान देना बंद कीजिए। अश्विनी जी प्लीज, बता दीजिए। अश्विनी जी गूगल नहीं, बता अरे भाई, दीजिए। अपना ज्ञान भारतीय जनता बता दो पार्टी भाई। को दे दीजिए।
ताकि कोई सद्बुद्धि आ जाए। विशाल, आप सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। अश्विनी जी का वीडियो ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। बताओ भाई, इंडिया अलायंस का मतलब बताओ। बस ठीक है विशाल, कम टू द पॉइंट। देखिए, इसलिए आपसे अपील करेंगे कि आपसे अपील करेंगे आगे से इंडिया गठबंधन उनका नाम लिया जाए। आपने कहा कि क्या हुआ भाई, नीतीश जी को इन्होंने डीएनए खराब कहा था, फिर नीतीश जी से गठबंधन हुआ, तो उस समय आप सवाल नहीं कीजिएगा। लेकिन हम अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं तो मीडिया तो सवाल उठाता भाजपा भी उठा रही है, उठाए। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हर राज्य में चुनाव लड़ेगी और हर राज्य में सीट जीतेगी और यूपीए का सरकार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सर ये है ना कि ये गठबंधन कब तक टिका रहेगा, क्योंकि शुरुआत में तो जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों में भी तो आपने कहा था कि गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब चुनाव लड़ने का मौका आया तब सबने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया, कहा कि भाई गठबंधन हमने लोकसभा चुनाव के लिए बचाकर रखा है। अब महज 100 दिन का फासला भी नहीं बचा है, तो हम मान के चले कि जो फॉर्मूला डिसाइड हो गया है वो फिक्स रहेगा लास्ट मोमेंट तक। बिल्कुल फिक्स रहेगा। हमने तो पहले ही कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हमने गठबंधन किया, लोकसभा चुनाव तक हम लड़ेंगे। और पहला बात आपको फिर बता दे कि हम इसमें नंबर 1 साबित हो गए। एनडीए पिछड़ गया है, इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे में नंबर 1 साबित हो गया है। एनडीए में सरखुटौल है, सीट बंटवारा नहीं होगा, चुनाव आने दीजिए, एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल बबीता जी, अब मुद्दे किस तरह से आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब तक जो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग तो निकलकर सामने आ गई है, लेकिन कॉमन लोगों से लेकर आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर आपका कन्वीनर और कन्वीनर से लेकर एजेंडा ऑफ इलेक्शन कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। मैम, एजेंडा बिल्कुल साफ है हमारा। हमें लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को खत्म करना है और हमारा सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है एजुकेशन। इंडिया में सबको बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए, मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपने अभी भी देखा होगा केजरीवाल जी ने एक अपनी स्पीच में कहा है कि अगर अच्छी शिक्षा दी जाए भारतीय नागरिकों को, भारतीय के बच्चों को, तो हमें पॉलिटिक्स से भी कोई पर्सनल किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी सुविधाएं दी जाए, ताकि हम आगे जाके इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बता सके कि पॉलिटिक्स में सिर्फ यही नहीं होता है कि किस तरीके से सत्ता में आना है। हमें जनता के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है और लोकतंत्र को बचाना है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल जो बीजेपी लगातार बार बार कह रही है कि जब आतिशी जी सामने आई उन्होंने कहा कि भाई हमें कॉल आ रहे हैं, तो बीजेपी ये साफ आरोप लगा रही है कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना बंद करे आम आदमी पार्टी। कोई फोन नहीं गया है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। और अगर आपको वाकई में फोन गया है कि भाई गठबंधन तोड़ दो नहीं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, जो रिकॉर्ड्स है वो सार्वजनिक कर दीजिए। देखिए, ईडी ने अब 7वां अपना नोटिस दे दिया है। अरे मैम, मेरा सवाल आप नहीं समझ रही है ना, मैं आपसे कह नहीं रहा हूं ईडी की बात, मैं आपसे जो आरोप की बात कर रहा हूं जो आतिशी जी ने बीते दिन लगाया। तो बात है, बार बार नोटिस दिया जा रहा है तो उससे प्रेशर ही क्रिएट किया जा रहा है कि आप किस तरीके से आप ये गठबंधन में चुनाव ना लड़िए और आके आप आराम से अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़िए, क्योंकि गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी को पता है। अभी चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से बिल्कुल साफ हो गया है कि गठबंधन से चुनाव अगर लड़ेंगे तो 100% बीजेपी की हार होगी, और इसी डर की वजह से बार बार नोटिस दिया जा रहा है। नहीं तो अब से पहले ये अगर इसी तरीके की कोई बात थी तो केजरीवाल जी को पहले क्यों नहीं नोटिस दिया इन्होंने? जब से इलेक्शन की बातें शुरू हुई है तभी नोटिस देना शुरू किया इन्होंने। ठीक है अश्विनी जी, सीधा स्पष्ट सवाल, अक्सर कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहां पर आपके दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन गए हैं। अब रणनीति क्या है? क्या अब रणनीति बदली जाएगी? अब तक तो आप आराम से धैर्य से बैठे थे कि भाई इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग नहीं होगी। ना सिर्फ सीट शेयरिंग हो गई है बल्कि भैया लगातार संवादों का सिलसिला चल रहा है और आगे के अन्य राज्य हैं उन पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो अब बीजेपी क्या अपनी रणनीति बना रही है? कैसे होगा 400 पार? बात है, देखिएगा, जैसे हमारी आवाज आपने डाउन करा दिया था, इन लोगों की भी देख लीजिएगा, कोई बीच में ना बोले, थोड़ा सा मेरी बात जाने दीजिएगा, वरना मैं शांत होकर बैठ जाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए, ये इंडिया अलायंस जो भी है, इंडिया अलायंस जो है अपना गठबंधन करे, चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है और वही हमारा नारा है। अभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिस तरीके से एक हुए हैं और आरोप लगाकर, अभी बहुत पहले, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी सीडी दिखा रही थी
कुछ दिन पहले ही आतिशी जी ने भी एक वो लगाया था जब पुलिस पहुंची है सम्मन लेकर कि भाई आप बताइए तो कि आपके पास कोई सबूत है कि किसने आपको जो है खरीदने की कोशिश की, कितने पैसे दिए, वो बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी तो है सर्टिफाइड झूठे कि जो माफी मांग लेते हैं जाकर वहां, अरुण जेटली जी से मांग लिया, किस तरीके से जो है हमारे परिवहन मंत्री जी से मांग लिया, गडकरी साहब से वहां पंजाब वाले से मांग लिया। तो ये तो है, इन लोगों का वो आदत है कि एक आरोप लगाने की। दूसरी बात यह है कि इनका अपना गठबंधन ईश्वर करे कि फले फूले जुतम पैजार न हो जो स्थिति है, लेकिन एक बात इसमें जरूर आती है कि अपने भ्रष्टाचार और अपने वजूद को बचाने के लिए जो ये गठबंधन बना है उसमें सर्टिफाइड चोर का महिमा मंडन कर रहे हैं ये लोग। किस तरीके से देखिए, ये आगे बढ़ाकर लालू यादव जी तो सर्टिफाइड सजायाफ्ता मुजरिम है, वो तो पेरोल पर छूटे हुए हैं, उनको तो कोर्ट ने सर्टिफाइड चोर घोषित कर दिया, चारा चोरी में वो सजा पर हैं। लेकिन उनको किस तरीके से इस इंडी अलायंस का प्रमुख चेहरा बनाकर और हर बैठकों में महिमा मंडित किया जाता है, तो इससे ये लगता है कि ये सारे दल अपना कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके लिए जो ईडी सीबीआई अपनी संस्थाएं काम कर रही हैं, कोई बचने वाला तो नहीं है। यही तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई अपने भ्रष्टाचार या अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता हैं एक साथ जुट होते नजर आए, लेकिन यही इंडिया अलायंस के नेता जब एनडीए में शामिल होते तो इस तरह के सवाल उठने क्यों बंद हो जाते हैं? बीजेपी की तरफ से इस तरह के सवाल क्यों उठने बंद हो जाते हैं? इसी पर मैं लौटूंगा। साथ ही महत्वपूर्ण सवाल ब्रेक के बाद यह भी होगा कि अब इंडिया गठबंधन के पास चुनाव से पहले आम जनता के बीच कौन सा रिपोर्ट कार्ड है ले जाने के लिए? क्या स्टेट इलेक्शन के बाद अब तक के किए गए कामों को जनता के बीच ले जाएंगे, या वाकई में जो 5 राज्यों में हार के बाद मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, उसके बाद परिवर्तन होकर तस्वीर बदलेगी? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहें हमारी खास पेशकश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने एक एक करके तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया, और जिसने कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में एक बेचैनी भी बढ़ा दी है। विशाल, सीधा स्पष्ट सवाल, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सीधा सा सवाल सुन लीजिए कि भाई अब आपके मुद्दे क्या हैं? क्योंकि इससे पहले जातिगत जनगणना से लेकर जो 5 कांग्रेस की 5 गारंटी तक तमाम चीजें आपने आजमाई, जिसका कुछ खास नतीजा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिला, एक्सेप्ट तेलंगाना। अब क्या मुद्दे बदले जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत तमाम दलों से डिसाइड करने के बाद कुछ मुद्दों को भी पॉइंट आउट किया जाएगा? देखिए कुणाल जी, आपके सवाल के साथ साथ मैं भी भाजपा प्रवक्ता का भी जवाब दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसे का नाम बताए जिसका एक भी आरोप बंद हो गया होगा। सोनी साहिब जी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ये दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर जो एक प्रतिष्ठित अखबार है, अजीत पवार से जुड़े सिंचाई घोटाला के 9 मामलों की फाइल बंद कर दी गई। कब बंद कर दी गई? उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद। उप मुख्यमंत्री किस सरकार में बने थे? आपके गठबंधन की सरकार में। तो बताइए बंद हुआ कि नहीं हुआ? आपने पूछा सवाल, आपके मुंह पर ये जवाब है, देख लीजिएगा, आपके मोबाइल में भी दिखेगा। और आपने कुणाल जी आपने पूछा कि गठबंधन का क्या? देखिए हमने पहले ही मैनिफेस्टो कमेटी बना दिया है। इंडिया गठबंधन, बीजेपी का तो मैनिफेस्टो कमेटी ही नहीं बना है, हमने तो मैनिफेस्टो कमेटी बना दिया है। रही बात न्याय यात्रा के दौरान राहुल जी 5 न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, 5 न्याय की बात करें, भागीदारी न्याय, 5 न्याय की बात की है। उन सभी 5 न्याय को हम चुनाव में जीतने के बाद धरातल पर उतारेंगे। हम ओपीएस की बात शुरू से कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार है वहां ओपीएस हमने लागू किया। हम ओपीएस की बात पे ओपीएस हमने लोकसभा चुनाव में भी, और राहुल जी फिर एक बार कहे सरकार बनेगी और किसानों को एमएसपी दिया जाएगा, हम एमएसपी देने का काम करेंगे। जाति जनगणना हमारा मेन मुद्दा है, हम जाति जनगणना करवाएंगे, हम आर्थिक जनगणना करवाएंगे। जो कांग्रेस का जो निर्णय है, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो होगा, वो सभी लागू किया जाएगा। और कांग्रेस के दिग्गज से लेकर युवा नेता जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें समय और स्पेस नहीं मिल पा रहा, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कांग्रेस की क्या कर रही है सर? सभी की नाराजगी दूर हो रही है। अब कुछ लोग को भाजपा के यहाँ जाना है तो जाए। आपको हाल ही में अशोक चौहान जी को दिखा दे, अशोक चौहान आदर्श घोटाला, आदर्श घोटाला, आदर्श घोटाला, आदर्श उम्मीदवार बना दिया आप तो। आदर्श राज्यसभा का उम्मीदवार मात्र 2 दिनों में।
जैसे 2 दिनों में उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का घोटाला बंद कर दिए। ये है भाजपा। हमारे जमाने में एक डिटर्जेंट पाउडर आता था, वॉशिंग पाउडर निर्मा, अब आ रहा है वॉशिंग पाउडर भाजपा। नहाओ और सफेद हो जाओ, नहाओ और सफेद हो जाओ। बताइए अश्वनी जी, अजित पवार जी के केस के ऊपर लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या इस बात पर आकलन किया है कि 2014 से लेकर 2021-22 तक सबसे ज्यादा आपके पार्टी के नेताओं को छोड़ते हुए देखा गया, आस्था कम करते हुए देखा गया। दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाया कि समय स्पेस नहीं मिल रहा, सालों हो जा रहे हैं तब उनकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकातें नहीं हो रही और आखिरकार उन्होंने थक हार कर आपकी पार्टी को फिर छोड़ दिया। नहीं, जो लोग सही से अगर मुलाकात करना चाहे वो मुलाकात हो रही है ना। अब अशोक चौहान जैसे लोग जिनको राज्यसभा जाना था, जिन पर आदर्श घोटाला था, बीजेपी बताए कि आदर्श घोटाले को उम्मीदवार बनाए कि नहीं बताए? बीजेपी में जाने से पहले आदर्श घोटाला नहीं था क्या सर? सब था, तब आपकी पार्टी ने उनको याद नहीं किया। ठीक है अश्विनी जी, आपकी बारी। जी जी, देखिए हमारे भाई विशाल जी ने जो दैनिक भास्कर को कोट किया, 10 सेकंड अश्विनी जी मात्र 10 सेकंड मैं आऊंगा सर, विशाल जी आऊंगा, टाइम है। उस कोट को उन्होंने सत्य किया, लेकिन आधा सच परोसा इन्होंने। जब इनके जो महावसूली अगाड़ी की सरकार बनी थी तो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके वो जांच बंद हो गई थी, इन लोगों ने बंद कराई थी। ये आधा सच का मैंने पूरा सच बता दिया जी। अब आता हूँ, आप मुद्दे की बात कर रहे थे विशाल जी, बहस डिरेल हो जा रही है बार बार। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं सिर्फ विकास और देश का आत्मनिर्भर होना। चाहे वो सिक्किम का विकास हो, जो कि कांग्रेस की सरकार में नॉर्थ ईस्ट टूटा हुआ था, चाहे वो तमिलनाडु का विकास हो, भले ही हमारी वहां सरकार न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सरकार ने हर जगह विकास करने का काम किया है। आज देश की अर्थव्यवस्था को 5वें तक पहुंचाए। और अभी बजट सत्र में किस तरीके से उन्होंने बोला कि कांग्रेस के समय में 11वें में ये कहा जाता था कि 2050 तक हम लेकर जा पाएंगे आगे, लेकिन उसी का महिमा मंडन होता था। हम तो 5वीं पहुंचा दिए 10 साल के अंदर। तो ये बेहतर, रक्षा में हम बहुत बेहतर हुए, आत्मनिर्भर भारत में बहुत बेहतर हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा शानदार हुआ है, इंफ्रा में हम नंबर 1-2 हो गए हैं पूरे विश्व में, सड़कों का पूरा जाल जो है महाजाल बिछा हुआ है पूरे देश में। देखिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। आज हिंदुस्तान के लोगों में टैक्स देने की भी क्षमता बढ़ी है, टैक्स वाले लोग भी बढ़े हैं। जिस तरीके से हम जो हर एक आम नागरिक तक पहुंच बना रहे हैं अपनी, चाहे वो अनाज के माध्यम से हो या कोरोना के टीके के माध्यम से हो, ये नागरिक अब ये समझ रहा है कि हम भी सरकार के अंग हैं। तथा कथित कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर, उनके लिए तो भाजपा की वैक्सीन थी और मोविड था, तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए। तो आज देश की जनता के साथ सरकार खड़ी है, इसलिए हमारे मुद्दे वही हैं, हमारे मुद्दे विकास है, देश की जनता है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है विशाल, सीधा स्पष्ट सवाल। बीजेपी कहती नजर आ रही कि 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर स्टेट इलेक्शन तक के रिजल्ट आप जनता के बीच लेकर जाएंगे। आप क्या लेकर जाएंगे? उत्तर प्रदेश की तो जनता यह भी पूछ रही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अपने वोट बैंक पर इतना भरोसा था तो सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट क्यों छोड़ दी? एकमात्र सीट थी लोकसभा की आपके उत्तर प्रदेश में जो सुनिश्चित मानी जाती थी। सोनिया गांधी जी वो सीट छोड़कर क्यों चली गई? और अब यह कहा जा रहा है कि मेरे पीछे मेरे परिवार का साथ रखिएगा, तो क्या वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते नजर आएंगे या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती नजर आएंगी? देखिए कुणाल जी, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे कैसे बजट सत्र में हमने आंकड़े दिए। अरे भाई साहब, आंकड़े तो निर्मला सीतारमण जी बोली कि हम 3 करोड़ घर बनाए हैं। एक दिन बाद मोदी जी का बारी आया, मोदी जी बोले हम 4 करोड़ घर बनाए हैं। भाई कहां से आंकड़े लेकर आ रहे हैं? कोई 3 करोड़ बोल रहा है, कोई 4 करोड़। तो पहले स्पष्ट कर सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने 3 करोड़ बनाया, मोदी जी ने 4 करोड़ बनाया। यहाँ तो बाड़ी लग रहा है कि हम आएंगे। निर्मला जी सोच रही भाजपा हमको कैंडिडेट बनाने का, मंत्री सोच रहे कि हम अपना तो क्या कांग्रेस बीजेपी के डिमेरिट्स लेकर आम जनता के बीच जाएगी या आप अपने प्लस पॉइंट भी बताएंगे? सर आप ये बताएंगे कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने ये नहीं किया, या ये भी बताएंगे कि हमने जिन राज्यों में सरकारें बनाई हैं वहां पर हमने ये भी डिलीवर कर दिया? बड़ा सवाल तो ये है ना। बिल्कुल, हमारी सरकार, आम जनता तो लीडरशिप क्वालिटी देखती है। लागू किया हमारी सरकार, हिमाचल में ओपीएस लागू किया। बताए भाजपा किस राज्य में ओपीएस लागू किया है? बताए भाजपा किस राज्य में ओपीएस लागू किया है? रही बात आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सोनिया जी ने क्यों छोड़ा। देखिए सोनिया उम्र दराज हो चुकी है, स्वास्थ्य लाभ
में उनको रहा गया है, वो राज्यसभा की मेंबर है। और रही बात कांग्रेस पार्टी, तो रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार के पास था, है। ख्वाबों की दुनिया अमेठी आपसे छीन ली गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना बेहद खास है कि आखिरकार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो बात बनती नजर आ रही है वो कहां तक बनेगी, और जो राज्य अभी भी अछूते रह गए हैं वहां पर इंडिया अलायंस के बैनर तले किस तरह से डील को आगे बढ़ाया जाएगा और आम जनता के बीच विपक्ष का संदेश भी देगा कि हम चुनाव एक साथ खड़े हैं, और जब जनता के बीच डिलीवरी देने की बात आएगी तब एलिगेशंस नहीं होंगे, डिलीवरी दी जाएगी। बहरहाल चर्चा